11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक संगठन के प्रारूप और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 5। इसमें हम टॉपिक कर रहे थे लास्ट पार्ट जो हमने किया था उसमें हमने पढ़ा था साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड में वर्णित बातें या कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। या पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें क्या क्या लिखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, कुछ एक चीज़ों के पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है फर्म का नाम व पता। पहले हमने पढ़ा था फर्म क्या चीज़ होती है। पार्टनरशिप का जो व्यवसाय शुरू किया जाता है उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जब शॉर्ट में फ़र्म बोला जाए इसका मतलब ये साझेदारी संस्था या पार्टनरशिप फ़र्म होती है। तो फ़र्म हमारी जो है, हमारी जो दुकान है, हमारा बिज़नेस है, उसका हमने क्या नाम रखा है और उसका पता या एड्रेस क्या है। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जब हम नाम और एड्रेस उसका डिसाइड करते हैं, एड्रेस तो वो जगह होती है जहाँ पर हम अपनी दुकान को शुरू करेंगे, परंतु नाम का जहाँ पर मतलब है तो नाम हम अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। परंतु ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि पहले हम जो नाम अपनी कंपनी का रखें या फर्म का रखें वो पहले वाली किसी भी फर्म का नाम नहीं होना चाहिए, ताकि ग्राहकों को कन्फ्यूज़न ना हो सके। पहले जो फर्म ने नाम रखा है किसी और ने, वो नाम हमारा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा भी नाम हमें नहीं रखना है जिसके के ऊपर केंद्रीय या राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाए और रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। केंद्रीय राज्य सरकार ने कहा कि ये नाम नहीं होने चाहिए तो हमें उनमें से कोई भी नाम नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट है साझेदारों के नाम व पते। एड्रेस एंड नेम ऑफ द पार्टनर्स। हमारी कंपनी के साझेदार कौन कौन है फर्म के, और उनके एड्रेस क्या हैं, वो भी हमें इसमें मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र। नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति मतलब ये है कि व्यवसाय हमारा जो है वो किस प्रकार का, किस चीज़ का बिजनेस हम कर रहे हैं और कितने क्षेत्र में हम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर है प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा। अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। हर एक साझेदार ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है हमें वहाँ पर लिखना है। पार्टनर का नाम लिखना है, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। पाँचों पॉइंट है साझेदारों की साझेदारी की अवधि और टर्म ऑफ द पार्टनरशिप। कितने टाइम के लिए हम लोगों ने साझेदारी फर्म को चलाना है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, समय अवधि क्या है, वो हमने लिखनी है। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कि निश्चित समय के लिए हम साझेदारी चला रहे हैं या अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन साझेदारी जो है किस प्रकार की है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। 6 पॉइंट है साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण और लोन टू द फर्म बाय द पार्टनर्स। हमारे को जब भी उधार की आवश्यकता पड़ती है, लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे टाइम पर हमारी फर्म क्या अपने पार्टनर से लोन ले सकती है, उधार ले सकती है, और यदि ले सकती है तो कितनी मात्रा में उधार ले सकती है। ठीक है, एक तो उधार कितनी मात्रा में हम लेंगे, और यदि हमने उधार लिया तो हम कितना ब्याज उसके ऊपर देंगे। ठीक है, और जो लोन हमने लिया होगा, लोन हमने जो फर्म को दिया है, तो फर्म उसकी अदायगी कैसे करेगी, मतलब वो उधार का पैसा कैसे वापस करेगी, उसका क्या मेथड होगा। 7 पॉइंट है साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। हमारे साझेदार जो हैं उनको क्या क्या अधिकार होंगे, उनकी क्या कर्तव्य होंगे, क्या काम वो करेंगे, और दायित्व क्या उनकी लाइबिलिटी होगी। 8वां पॉइंट है साझेदारों के आहरण और ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर। ड्राइंग्स और आहरण के बारे में अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। जब भी कोई व्यवसाय का मालिक अपने घर के निजी उपयोग के लिए धन निकालता है व्यवसाय में से, उसे आहरण कहा जाता है, या पैसा या वस्तु निकालता है। तो क्या हमारे किसी साझेदार को निजी उपयोग के लिए आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में से पैसा निकालने का अधिकार होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितनी मात्रा में वो पैसा निकाल सकता है, और उसके ऊपर उससे ब्याज कितना लिया जाएगा। 9 पॉइंट है साझेदारों के कार्य का वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीज़न ऑफ द वर्क अमंग द पार्टनर्स। हमारी फर्म में जो भी कुछ काम किया जाएगा उसको हमने साझेदारों में कैसे बांटा है, कि कौन कौन साझेदार क्या क्या काम करेगा। कार्य का बंटवारा किया जाता है ताकि सभी मिलकर बिजनेस के कार्य को सही प्रकार से चला सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है खाते तैयार करने की विधि, अकाउंटिंग प्रोसीजर। हमारी फर्म में अकाउंट्स बनाने का काम कौन से पार्टनर को दिया गया, कौन पार्टनर होगा वो हमारी फर्म के लिए अकाउंट्स को तैयार करेगा। अकाउंट्स बनाने की कौन सी पद्धति, कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाएगा। 11वां पॉइंट है हिसाब किताब की पुस्तकों का अंकेक्षण और परीक्षण। ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स। क्या हमारी अकाउंट्स की किताबों का अंकेक्षण या ऑडिट करवाया जाएगा। अगर ऑडिट करवाया जाएगा तो ऑडिटर कौन होगा,
उनकी किताबों को चेक कौन करेगा, कैसे उनको ऑडिट करवाया जाएगा। सामान्यतः ऑडिट करवाना जो होता है वो आवश्यक नहीं होता, यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमने करवाना है या नहीं करवाना। 12th पॉइंट है लाभ विभाजन का अनुपात या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। साझेदारों में जो लाभ होता है उसको कैसे बांटा जाएगा, किसको कितना लाभ का हिस्सा मिलेगा, इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या लाभ विभाजन अनुपात कहा जाता है। तो साझेदारों में जो लाभ बांटा जाएगा वो उनकी क्या योग्यता के अनुसार बांटा जाएगा कि जो ज़्यादा योग्य है, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा लाभ दिया जाए, या फिर जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई है, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है साझेदारी फर्म में उसको ज़्यादा दिया जाए। परिश्रम, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा दिया जाए। कार्यक्षमता, ज़्यादा काम करने की क्षमता जिसकी है उसको ज़्यादा लाभ दिया जाए। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हम लाभ बांटने का जो अनुपात है उसे डिसाइड करते हैं। लाभ बांटने का जो अनुपात होता है जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं, ये आपसी सहमति से निर्धारित किया जाता है। सभी आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं और उसके अनुसार ही फिर आगे जो है लाभ बांटा जाता है। यदि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में इसका वर्णन ना किया गया हो कि किसको कितना लाभ दिया जाएगा, तो फिर सभी साझेदारों में, मालिकों में लाभ जो है वो समान अनुपात या बराबर इक्वल रेशो में बांटा जाता है। 13th पॉइंट हमारा है साझेदारों के वेतन और कमीशन, सैलरीज एंड कमीशन ऑफ द पार्टनर। नॉर्मली क्योंकि साझेदार कंपनी के मालिक होते हैं और मालिकों जब संस्था में काम करते हैं, अपने ही व्यवसाय में काम करते हैं, तो उनको तनख्वाह या सैलरी नहीं दी जाती। यदि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा काम किया है, अतिरिक्त कार्य करता है, तो क्या वो उनको कुछ तनख्वाह या कमीशन दिया जाएगा। ये हम यदि दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा ये भी इसमें लिखा जाता है। 14th पॉइंट हमारा है पूंजी व आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड ड्राइंग्स। नॉर्मली आहरण और पूंजी पर ब्याज का वर्णन नहीं होता, परंतु यदि हमने आपस में कुछ डिसाइड किया है, इसका रेट डिसाइड किया है, तो वो सारा जो रेट होता है वो भी हमने इसमें लिख देना होता है। 15th पॉइंट हमारा है नए साझेदार का प्रवेश और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सामान्यतः यदि हम नए किसी साझेदार को अपनी फर्म में शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सभी साझेदारों की, शेष साझेदारों की अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। इसके अलावा भी और कोई शर्तें यदि हम डिस्कस करना चाहते हैं या निश्चित करना चाहते हैं वो भी साझेदारी संलेख में लिखी जाएंगी। 16th पॉइंट है किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। किन कंडीशंस में एक साझेदार जो है रिटायर हो सकता है, और जब ये वो रिटायर होता है तो उसके हिस्से का भुगतान, उसके हिस्से का प्रॉफिट इत्यादि, पूंजी इत्यादि कैसे दी जाएगी। 17 पॉइंट है व्यवसाय की ख्याति और गुडविल ऑफ द बिजनेस। जब भी कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है, प्रवेश करता है या फर्म को छोड़कर रिटायर होता है, जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, उस टाइम पर हम अपनी फर्म की गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो कौन सा मेथड हम जो है हमारी कंपनी के द्वारा अपनाया जाएगा। 18 पॉइंट है साझेदार का निष्कासन और एक्सपेंशन ऑफ द पार्टनर। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि हम किसी साझेदार को संस्था से निकाल सकते हैं। क्या किसी साझेदार के गलत कार्य करने पर उसे संस्था से निष्कासन का अधिकार होगा या नहीं होगा, हम उसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। यदि निकालने का अधिकार है तो उसके निकालने का ढंग या तरीका क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदार की मृत्यु पर व्यवसाय, बिजनेस ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है तो उस साझेदार के हिस्से की जो संपत्ति है, एसेट्स है, और उसकी जो पूंजी है, कैपिटल है, उसके उत्तराधिकारी या नॉमिनी को देने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से उसको वो पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी के नियमों का उल्लंघन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अपोजिंग द पार्टनरशिप रूल्स। ठीक है, अब इसमें आ गया यदि कोई साझेदार जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है या दंड दिया जा सकता है। यदि दिया जा सकता है तो क्या। 21 पॉइंट हमारा है साझेदारी का भंग होना और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। हमारा जो बिजनेस है साझेदारी फर्म का, वो किन कंडीशंस में डिसॉल्व हो सकता है, समाप्त हो सकता है, बंद हो सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस या दशाएं हो सकती हैं। 22nd पॉइंट हमारा है बीमा और उसका विभाजन, इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हमने अपनी फर्म का बीमा करवाया है तो उससे जो राशि हमारे को प्राप्त होगी, जो अमाउंट हमारे को प्राप्त होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिवीज़न, उसका विभाजन साझेदारों में किस प्रकार से किया जाएगा।
23rd पॉइंट है मध्यस्थ वाक्य आर्बिट्रेशन क्लॉज। यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है मध्यस्थों में, पार्टनर्स के बीच में, तो मध्यस्थों की नियुक्ति के द्वारा उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है और मध्यस्थ को क्या क्या अधिकार होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साझेदारी और एकाकी व्यापार, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इनमें अंतर। सबसे पहला पॉइंट आता है अधिनियम और एक्ट। कौन सा अधिनियम या कौन सा कानून लागू होता है। तो पहला है साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एकाकी व्यापार सोल ट्रेड में कोई भी अधिनियम लागू अलग से नहीं बनाया गया है कोई अधिनियम। सेकंड पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो समझौता हुआ है पार्टनर्स के बीच में, उस समझौते के अनुसार ही साझेदारों में लाभ और हानि को बांटा जाएगा। सो प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन देम। सोल ट्रेड में क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है, इसमें लाभ विभाजन का प्रश्न ही नहीं होता। नो डिवीजन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज पॉसिबल। थर्ड पॉइंट है पूंजी या फिर कैपिटल। पूंजी कितनी होगी, क्योंकि साझेदारी की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साझेदारों की संख्या 50 तक हो सकती है, बहुत अधिक होती है, और साझेदारों या मालिकों की संख्या अधिक हो जाने पर पूंजी भी अधिक मात्रा में हमारे को प्राप्त होती है। सो मोर कैपिटल बिकॉज ऑफ द मोर ओनर्स। सोल ट्रेड या एकाकी व्यापार की यदि हम बात करें तो सिंगल ओनर इज देयर, सो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल। एक मालिक होने के कारण कम मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है क्षेत्र या स्कोप। साझेदारी का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है, क्योंकि यदि हम बात करें एकाकी व्यापार की तो उसका क्षेत्र सीमित या नैरो होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति एक समय पर एक ही दुकान को देख सकता है। मतलब साझेदारों में 50 तक आदमी हो सकते हैं। इसका मतलब यदि हमारे व्यवसाय की 50 दुकानें हैं तो एक समय पर 50 आदमी अलग अलग दुकानों को देख सकते हैं, तो हमारे व्यवसाय का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। अगला पॉइंट है समझौता या फिर एग्रीमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि साझेदारी का प्रारंभ या शुरुआत ही होती है साझेदारों के बीच में आपस में समझौता करके। इसके बिना इसका प्रारंभ हो ही नहीं सकता। सो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कंपलसरी। एकाकी व्यापार की बात करें, यहाँ पर समझौते का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि अकेला ही व्यक्ति मालिक होता है। सदस्यों की संख्या की हम बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो साझेदारी व्यवसाय जो होता है, पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति चाहिए होते हैं। एकाकी व्यवसाय में तो एक ही व्यक्ति होता है। अगला पॉइंट है गोपनीयता या फिर सीक्रेसी। साझेदारी में क्योंकि 50 व्यक्ति हो सकते हैं, सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और जो व्यवसाय के सारे भेद 50 आदमियों को मालूम है, तो वहाँ पर गोपनीयता नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। सो सीक्रेसी इज लेस बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ मेंबर्स। एकाकी व्यवसाय की बात करें, वहाँ पर पूर्ण गोपनीयता बनी रहती है, सीक्रेसी इज मेंटेन्ड, क्योंकि केवल अकेला ही व्यक्ति मालिक है और उसे ही व्यवसाय के सारे भेदों का ज्ञान होता है। 8 पॉइंट हमारा है रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण। साझेदारी की हम बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो आवश्यक नहीं होता, पर इसे करवाया जा सकता है साझेदारी अधिनियम के अनुसार। सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी बट इट कैन बी डन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। एकाकी व्यापार की बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। 9th पॉइंट है अनुपस्थिति से हानि, लॉस इन द एब्सेंस। यदि साझेदारी व्यवसाय में कोई साझेदार अनुपस्थित हो जाता है तो फर्म के कार्य में रुकावट नहीं आती, क्योंकि 50 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यदि नहीं भी आता तो बाकी के 49 आदमी जो हैं वो व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। तो अनुपस्थिति से हानि या रुकावट नहीं आती। नो लॉस ड्यू टू द एब्सेंस। सोल ट्रेड या एकाकी व्यापार की बात करें तो यहाँ पर अनुपस्थिति से व्यवसाय बंद हो जाता है, बिजनेस इज क्लोज ड्यू टू द एब्सेंस। एकाकी व्यापारी यदि किसी दिन दुकान पर नहीं आता है, वो बीमार हो जाता है, कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, तो उस दिन हमारा व्यवसाय बंद रहता है। अगला पॉइंट हमारा सहमति और अप्रूवल। साझेदारी व्यवसाय में सभी व्यक्ति मालिक हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमारे को सभी साझेदारों की सहमति लेना आवश्यक होती है। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अप्रूवल ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज़ नेसेसरी, क्योंकि बिना सभी मालिकों की सहमति के हम अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते। एकाकी व्यापार में बात करें तो यहाँ पर किसी की सहमति या अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम स्वयं मालिक होते हैं। 11th पॉइंट है स्थापना या फिर एस्टेब्लिशमेंट। साझेदारी व्यवसाय के यदि हम पंजीकरण कराना चाहें तो इसके लिए कई औपचारिकताएं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमारे को पूरी करनी होती हैं, जबकि एकाकी व्यापार में ऐसी कोई
प्रावधान नहीं होता, इसे सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र निर्णय और क्विक डिसीजंस। साझेदारी व्यवसाय में शीघ्र निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारे को कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी मालिकों की परमिशन लेनी होगी। जब तक सभी मालिक या साझेदार व्यवसाय में उपस्थित नहीं होंगे तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए यहाँ पर निर्णय देरी से लेने के कारण कई बार क्षति भी हमारे को उठानी पड़ती है। बिकॉज द डिसीजन आर टेकन फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सो डिले इज देयर। एकाकी व्यवसाय में अकेला व्यक्ति होता था, शीघ्र निर्णय लिया जाता। सिंगल ओनर, देयरफॉर द क्विक डिसीजन में बी टेकन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है साझेदारी फर्म का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब हम अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, पंजीयन कराना चाहते हैं, पंजीयन का मतलब हम समझ लें। पहले हमने जो व्यवसाय प्रारंभ किया है इसके बारे में हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, एक ऑफिसर होता है जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको जाकर हम बताते हैं कि हम ये व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, इस प्रकार का व्यवसाय है, और वो सारी बातें जो व्यवसाय के बारे में डिटेल में उसे बताया जाता है। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे व्यवसाय जो है इसको अपने रजिस्टर में इसका नाम जो है वो भी नोट कर लिया जाए, सरकार के रिकॉर्ड में हमारे व्यवसाय का नाम भी आ जाए। तो सरकार के रजिस्टर में जब हम अपनी फर्म का नाम वगैरह एड्रेस सब कुछ लिखवा देते हैं, इस प्रक्रिया को रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, पंजीयन कहा जाता है। अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है? तो पहला है निर्धारित फॉर्म भरना, फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। हमारे को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये फॉर्म भरकर रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स एक ऑफिसर होता है, उसके ऑफिस में भेजना होता है। इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं सामान्यतः, उसकी डिटेल क्या होती है, कुछ चीज़ों पर हम विचार करें। पहला है फर्म का नाम और द नेम ऑफ द फर्म। हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखा है वो इसमें लिखना होगा। फर्म का मुख्य स्थान और हेड ऑफिस ऑफ द फर्म, कौन सी जगह पर हमारी फर्म का मेन ऑफिस होगा। मेन ऑफिस मतलब सबसे पहली दुकान हमने कहाँ पर खोली, बाद में तो दुकानें कई जगह हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है अन्य स्थान जहाँ पर व्यवसाय हो, अदर प्लेसेस ऑफ द बिजनेस। मेन ऑफिस पहले आ गया, बाकी और जगह पर भी क्या हम अपनी दुकानें ऑफिस खोलेंगे तो उनके भी नाम पता आ जाएगा। चौथा पॉइंट है साझेदारों की फर्म में प्रवेश पाने की तिथियाँ, डेट्स व्हेन द पार्टनर्स एंटर्ड इन द फर्म। कौन कौन से पार्टनर हमारे हैं और कौन कौन सी तारीख को वो हमारे फर्म के पार्टनर बने थे, वो डेट भी हमको यहाँ मेंशन करनी होगी। फिफ्थ पॉइंट है फर्म की अवधि और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितने समय के लिए हम ये बना रहे हैं फर्म या व्यवसाय, कितने समय तक हमारा चलेगा, उसकी अवधि हमें लिखनी होगी। और इस फॉर्म के ऊपर सभी मालिक और हमारे साझेदार जो हैं वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है फर्म के नाम को चुनाव और सिलेक्शन ऑफ द फर्म। हम कोई भी नाम का चुनाव अपनी फर्म के लिए कर सकते हैं, परंतु यही ध्यान में रखना है कि ऐसा नाम ना चुना जाए जो पहले किसी और फर्म ने चुना हो, उसे मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, या ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए जिसके लिए केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार ने कोई प्रतिबंध लगाया हो। इसमें कि कुछ नाम हैं जैसे कि किंग, क्वीन, रॉयल, इम्पीरियल, क्राउन, एम्परर, एम्पायर एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट हमारा है फर्म के रजिस्टर में प्रविष्टि, एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। यदि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, सेक्शन 58, ये धारा 58 के अनुसार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो हमारी फर्म का नाम जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अपने रजिस्टर में एंटर कर लेता है।